हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 14 में हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और आर्टिकल 14 में कौन क्लेम कर सकता है, मीनिंग, स्कोप एंड इफेक्ट, एक्सेप्शन क्या है इक्वलिटी की, और जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है आर के डालमिया, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आज हम आर्टिकल 14 की ही बात करेंगे। राइट टू इक्वलिटी है इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। जो लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो कहती है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज इस आर्टिकल की है। अब जो पहला क्वेश्चन है, कौन क्लेम कर सकता है आर्टिकल 14 के अंडर, इनको आर्टिकल 14 को कौन इन्वोक कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स, जो कि डिसाइड हुआ था 9 जनवरी 1996 को, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था क्योंकि वी आर ए कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, हमारी देश है जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ राइट दिए गए हैं, कुछ राइट ह्यूमन बीइंग के हैं, कुछ राइट हैं वो जो सिटीजन के लिए हैं। तो प्रत्येक सिटीजन है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के राइट की उसकी एंटाइटलमेंट है। तो इन शॉर्ट प्रत्येक अगर कोई भी पर्सन है वो इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, इंडियन टेरिटरी जो आर्टिकल 1 में डिफाइन है, इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, उसके पास आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट में इन्वोक करने का राइट है, वो क्लेम कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनिंग, स्कोप एंड इफेक्ट। जो आर्टिकल 14 है वो उसका जो सोर्स है वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से नोट करें। और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है वो हमने पहले देख चुके हैं, प्रेम्बल में पढ़ चुके हैं। उसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं उस आर्टिकल की जो प्रियम्बल का प्रिंसिपल है उसको ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 14 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। जो फर्स्ट पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूट से अडॉप्ट किया गया है, जहां पे इक्वलिटी ऑफ सिविल राइट, डेक्लेरेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सिविल राइट फॉर ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो सेकंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो फर्स्ट पार्ट से ही रिलेट करता है, और वो अमेरिका की 14 अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट सेक्शन से लिया गया है, जो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन शैल बी सिक्योर टू ऑल पर्सन। इक्वल प्रोटेक्शन प्रत्येक पर्सन को है जो अपने राइट को या लाइबिलिटी को राइट को एंजॉय करता है। लाइबिलिटी है उसकी जो राइट है या लाइबिलिटी है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें किसी फेवरिज्म की कोई जगह नहीं है। देखने में ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने में आइडेंटिकल हैं, एक सेम जैसे लग रहे हैं, बट ये तो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो सबसे हम लेते हैं पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ ऑफ लैंड। कोई भी पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है। प्रत्येक इंडिविजुअल है वो अपने रैंक और स्टेटस के बिना, उसको कंसीडर किए बिना, वो एक लॉ के सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कंसेप्ट के तौर पे लिया जाता है, जो डिनाई करता है स्टेट को, डिनाई द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजन टू एनी इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन को कोई भी ऐसी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सब इक्वल हैं, लॉ के सामने सब इक्वल हैं।
और सबको एक जैसी बराबरता का जो क्लासेस हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के सामने सब इक्वल ही हैं। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के। रूल ऑफ लॉ कहता है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन है वो लॉ के ऊपर नहीं है। तो जो स्टेट है, स्टेट के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है वो लॉ से ही गवर्न होगा। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो 1885 में प्रोफेसर A.V. डाइसी ने डेवलप किया था। उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे अपनी बुक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी, इसके लिए 3 प्रिंसिपल हैं जो फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है वो लैक ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, एवरी मैन शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ। आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति है वो लॉ के द्वारा गवर्न होना चाहिए, लॉ की सुपरमेसी होनी चाहिए, लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। इट मीन्स जो भी समानता है, इक्वल हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा जो कोर्ट हैं उसके द्वारा ही गवर्न होंगी। जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर का, उसमें गवर्नमेंट आती है, उसकी जो क्या उसके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है उनका क्या रैंक है, क्या नहीं रैंक है, इसको बात को अलग करते हुए सारे ही पर्सन हैं वो ऑर्डिनरी लॉ में, ऑर्डिनरी कोर्ट में, जिसमें एक ऑर्डिनरी पर्सन आम नागरिक जाता है उसी में ही दूसरों का भी वहाँ भी उनको जाना पड़ेगा। प्रीडोमिनेंस लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस लीगल स्पिरिट में प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें जो लीगल एक्शन है, जो एक्शन है वो एक लीगल स्पिरिट में होना चाहिए। आर्बिट्रेरी को छोड़ के एक लीगल, उसका एक फाउंडेशन लीगल होनी चाहिए। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब दूसरी बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो थोड़ा सा पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये कहता है कि ट्रीटमेंट इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं है आपके सर्कमस्टांसेस अलग है और आपको लॉ के द्वारा ट्रीट अलग किया जाएगा। लॉ के द्वारा अगर एक सर्कमस्टांसेस एक आम नागरिक के लिए हैं, उसी तरीके से एक उसी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई बड़ा रैंक के ऑफिसर उसमें वो फॉल होता है तो उसको भी एज इट ही ट्रीट किया जाएगा। सेम सर्कमस्टांसेस रहेंगे और इक्वल ही होगा। सिमिलर सर्कमस्टांसेस किसी के ऊपर कोई प्रिविलेजेस या कन्फर्ड नहीं की जाएगी, बट ये कहता है कि अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाती है तो उसको छोड़ के बाकी किसी के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। लेजिस्लेशन वुड बी इंटाइटल्ड टू मेक ए डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर वो क्लासिफिकेशन लेजिस्लेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन थिंग्स तो वो इक्वल प्रोटेक्शन को एक्सेप्शन के तौर पे लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ इक्वलिटी की। एक्सेप्शंस क्या हैं? रूल ऑफ इक्वलिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आर्टिकल 360 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर है, राज प्रमुख हैं, उनको प्रोटेक्शन रहेगी, उनको इक्वली जो ट्रीट करने की या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी के रूल की एक्सेप्शन रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी है, पावर्स हैं, उसको इस्तेमाल किया है, परफॉर्म किया है। उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल सकती जब ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन ऑफिस, जब तक वो ऑफिस, इट मीन्स वो अपने ओहदे पे हैं, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, उनके ऊपर कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चल सकती अनलेस अंटिल वो उनके जो ऑफिस है, उनका जो उनकी ओहदा है, उनके जब तक वो वहाँ पे हैं उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। उसके एक्सपायर होने के बाद उनको 2 महीने का नोटिस सर्व करने के बाद होगा। और ये जो इम्यूनिटी है ये
अगर उनकी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर स्टेब्लिश है, या कोई प्रोसीडिंग गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेब्लिश प्रोसीजर है, उनको छोड़ के बाकी जो लॉ हैं उनके अंतर्गत प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख को एग्जम्पशन होगी। इसके अलावा जो एक्सेप्शन है वो फॉरेन सॉवरेन है या एम्बेसडर है, उनको भी इस रूल से एग्जम्पशन होगी। फॉरेनर, एम्बेसडर और सॉवरेन को जो एग्जम्पशन मिलती है वो है इंडिया का जो लॉ है डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो वियना कन्वेंशन थी एक्ट 1972 के अंतर्गत फॉरेन, एम्बेसडर और सॉवरेन को एग्जम्पशन मिलती है। अब जब हमने बात किया कि रूल ऑफ इक्वलिटी है, सब बराबर हैं, बट कुछ उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्लास लेजिस्लेशन मना है। क्लासिफिकेशन और क्लास दोनों अलग अलग हैं। तो कोर्ट जब भी किसी इंडिया में जब भी कोई कोर्ट है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन की वैलिडिटी को डिसाइड करती है, तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन है रीजनेबल बेसिस पे है तो वो कोर्ट उसको अलाउ करेगी। अगर वो रीजनेबल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो कोर्ट स्टैट्यूट को, उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करेगी। तो कोर्ट हमेशा से ही ऐसे जब भी किसी स्टैट्यूट की प्रोविज़न को डिसाइड करती है, डिटरमिन करती है क्या वो वैलिड है, नॉट वैलिड है, तो उसके लिए वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या की है, डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या है, उसको ध्यान में जरूर रखती है। तो बड़ी बात क्लियर है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। जो फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का आर.के. डालमिया वर्सेस जस्टिस एस.आर. तेंदुलकर डिसाइड हुआ था 28 मार्च 1958 को, जो रिपोर्ट हुआ था AIR 1958 में। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो अभी वे वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं, लॉ हैं, कि जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, वो कभी भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मना नहीं करता। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं है, इसके लिए दो टेस्ट कोर्ट ने हेल्ड किए। सबसे पहला कि दैट द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिएटिया विच डिस्टिंग्विश पर्सन और थिंग दैट आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम द अदर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप। इट मीन्स जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस कर रहे हैं, विभिन्नता कर रहे हैं, वो जो ग्रुप अलग किया गया या ग्रुप जो बाकी आपने इकट्ठे किए, उसकी इंटेलिजेंटता, समझदारिता क्या है, किस बेस पे आपने उसको किया। और दूसरा प्रिंसिपल था रैशनल डिफरेंशिएट, जो उनके अलग कर रहे हैं वो रैशनल होनी चाहिए इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट साउट टू अचीव्ड बाय द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन। जो भी स्टैट्यूट क्वेश्चन में है, जिसकी वैलिडिटी डिसाइड होनी है, उसके ऑब्जेक्ट और जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका क्या रेशनल है, क्या लॉजिकल उसका ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है। तो ये सेकंड टेस्ट कोर्ट को इसमें अप्लाई करना है। क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, बेसिस हो सकती है, जैसे कि ज्योग्राफिकल अलग हो सकती है, क्योंकि एंटायर कंट्री में ज्योग्राफी अलग है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते भी प्रत्येक एरिया के लिए है, उसको ज्योग्राफिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑक्यूपेशन लाइक दैट, जो बेसिस हैं उसका क्लासिफिकेशन का वो लिया जा सकता है। बट नेसेसरी क्या है कि मस्ट बी नेक्सस बिटवीन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडर कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट जो स्टैट्यूट है, लॉ है, वो इन क्वेश्चन है, उसका ऑब्जेक्ट और क्लासिफिकेशन का नेक्सस मीन्स उसका रिलेशन, वो देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आर.के. डालमिया केस को पढ़े, हमें एज इट एग्जाम्पल रैशनल और इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट की एक एग्जाम्पल के तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, लैंडमार्क जजमेंट है मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो डिसाइड हुआ था 7 अप्रैल 1983 को। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन
303 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, बीइंग अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। जो सेक्शन 303 है इंडियन पिनल कोड का, वो कहता था कि जो लाइफ कन्विक्ट है अगर उनके द्वारा कोई मर्डर होता है तो उनको मैंडेटरली डेथ सेंटेंस होगी इन कंपेयर टू अदर पर्सन जो मर्डर के चार्जेस के ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये जो इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट है ये इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट नहीं है, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल गलत है। आप एक पर्सन को जो ऑलरेडी लाइफ कन्विक्ट है अगर उस द्वारा मर्डर में आता है तो आप उसको डेथ सेंटेंस दोगे, अगर वो दूसरा है तो उसको आप लाइफ डेथ सेंटेंस नहीं होगी। तो ये डिस्क्रिशन जो है वो उसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो रैशनल डिस्टिंक्शन can be made in matter of sentencing between a person who commit murder after serving out the sentence of life imprisonment and the person who commits murder while he is still under sentence। तो कोई ऐसा रैशनल या इसमें कोई लॉजिक नहीं है भी ऐसा क्यों किया। जो बंदा ऑलरेडी अपनी लाइफ कन्विक्शन पूरी कर चुका है या कर रहा है, उसका वो अपनी लाइफ को और आगे सुधार रहा है, तो उसका और दूसरे बंदे का जो कंपैरिजन की ही नहीं है, कोई रैशनल ही नहीं है कंपैरिजन करने का। तो कोर्ट ने कहा था जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन डिस्टिंक्ट प्रोसीड अपॉन इररेलेवेंट कंसीडरेशन, ये जो इररेलेवेंट कंसीडरेशन पे हुई है इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट जो स्टैट्यूट है उसके ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी नेक्सस नहीं है, कोई इसका तालमेल नहीं है। तो ये सेक्शन 303 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद हम दूसरी एज एग्जांपल जो लैंडमार्क केस जजमेंट थी वो सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो डिसाइड हुआ था 30 जुलाई 1984 को। इसमें एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज और रिजर्वेशन सीट को लेके चैलेंज हुआ था। इसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट हैं उसकी रिजर्वेशन की गई थी। जो रूरल एरिया के अप टू 8th स्टैंडर्ड हैं उनके जो उनको MBBS कोर्स में है उनको एडमिशन के लिए उनको रिजर्वेशन दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था क्या वो आर्टिकल 14, 15 फ्लोर 1929 क्लॉज 2 की वायलेशन है, क्या ये क्लासिफिकेशन रीजनल है, रैशनल बेसिस पे है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो अप टू 8th स्टैंडर्ड है वो सबके लिए कॉमन होता है, वो एक इंट्रोडक्टरी लर्निंग प्रोसीजर है प्रत्येक बच्चे के लिए जिसमें वो मैथमेटिकली, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकली पढ़ता है। इसमें गवर्नमेंट के क्या इक्विपमेंट हैं, कौन सा स्टाफ उसमें नियुक्त किया गया है, तो इसका और MBA का, क्योंकि MBA करने से पहले उसको 10+2 भी पास करना होता है जिसमें वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, और अप टू 8th स्टैंडर्ड और उसके बाद का MBBS में जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इस क्लासिफिकेशन का कोई भी, इस रिजर्वेशन का कोई भी लॉजिक या रैशनलाइजेशन नहीं है। तो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अब हम फिर वही आर.के. डालमिया केस पे चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिएटिया क्या मीन्स है। मीन्स डिफरेंस कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ऐसा अंतर होना चाहिए जो हम आसानी से समझ सकें। कोर्ट ने जो 2 प्रिंसिपल है हेल्ड करने के बाद कोर्ट ने कुछ और प्रिंसिपल भी कोर्ट को सजेस्ट किया कि जब भी वो ये ऐसा करें तो जो और प्रिंसिपल हैं उनको भी वो ध्यान में रखें ताकि जो एक डिफरेंशिएट, इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया जा सके। तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि लॉ में बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन इट रिलेट्स टू सिंगल इंडिविजुअल। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल को रिलेट करता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है इफ ऑन अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रीजनेबल एप्लीकेशन टू हिम एंड नॉट एप्लीकेबल दैट सिंगल इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज ए क्लास बाय हिमसेल्फ। वो सिंगल इंडिविजुअल एज क्लास भी ट्रीट किया जाता है। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि ये प्रिजम्पशन है फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनैक्टमेंट की है, वो बर्डन ऑफ
उस पे है जो ये शो करना चाहता है कि ये स्टैट्यूट है, ये लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ये बर्डन उसके ऊपर है। उसके बाद कोर्ट कहती है कि प्रजम्पशन की लेजिस्लेट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली अप्रिशिएट द नीड ऑफ इट्स ओन पीपल। क्या लेजिस्लेचर ने अपने जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो लॉ बनाया है, उसके हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन की है? ये बहुत सी प्रॉब्लम है जो एक्सपीरियंस के बेस पे आती है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड हैं वो क्या एडिक्वेट ग्राउंड हैं जो लेजिस्लेचर के अपने एक्सपीरियंस से आते हैं? उसके बाद कोर्ट कहती है कि जो लेजिस्लेचर है वो फ्री है, यहाँ कुछ हद तक वो अब फ्री है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है लॉ में अगर उसको लगता है कि इस रिस्ट्रिक्शन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। उसके बाद कोर्ट कहती है कि प्रजम्पशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी ऑफ द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन कॉमन नॉलेज। कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी को डिसाइड करते हुए जो कॉमन मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज है, मैटर ऑफ कॉमन रिपोर्ट है, हिस्ट्री ऑफ टाइम है, क्या है उस टाइम पे कौन सा समय चल रहा था, किस टाइम पे वो एक्ट आया, क्या वो फैक्ट थे जो डिस्क्रिमिनेशन का कारण बने हैं, वो सारे फैक्ट हमें ध्यान में रखने, कोर्ट को रखने होंगे। गुड फेथ नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर इट्स टू बी कंड्यूम्ड। ये मान के चला जाएगा भी जब वो लॉ बन रहा था तो उस टाइम पे जो गुड फेथ लेजिस्लेचर थी जो लॉ बना रही थी उसके पास इन सब चीज़ की नॉलेज थी, जो फैक्ट थे उस टाइम के, जो लॉ के सामने उस सर्कमस्टांसिस को नहीं बयान करते, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। ये क्लासिक प्रजम्पशन है जो कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी, तो ये इसको हमेशा इस यहाँ तक नहीं कंसीडर किया जा सकता भी आपको ये सर्कमस्टांसिस हैं वो लॉ में भी बताने हैं, वहाँ पे भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। अगर वो अनडिस्क्लोज्ड हैं, डिस्क्लोज नहीं हैं, कौन से रीजनेबल है, बट वो अगर हिस्ट्री से, नॉलेज से, कॉमन फेस से, गुड से वो सर्कमस्टांसिस बने हैं जिसकी वजह से वो लॉ बना है, तो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि उसको आप कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी किसी एक्ट की डिक्लेयर करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो या ना करो। तो ये जो आर के डालमिया केस है ये आज भी एक लैंडमार्क है किसी भी स्टैट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए प्रिंसिपल कोर्ट इसको फॉलो करता है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है लॉ में वो स्टैट्यूट हमेशा करता रहा है, करेगा, और इसको कोर्ट को जब भी इसको इंटरप्रेट करना है तो जो आर के डालमिया के प्रिंसिपल हैं, टेस्ट हैं, वो कोर्ट को ध्यान में रखनी हुई। तो फ्रेंड्स ये हमारा था आर्टिकल 14 के ऊपर। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल 15 और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स 1 बाय 1 सारे आर्टिकल हम करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। Thank you for watching this video. Thank you.